लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जब कहा जाता है कि यह अटूट अंग है भारत का, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को वंचित रखा जाता है। 2 साल हो चुके हैं। डेली वेजर को 700 कुछ रुपए 30 रुपए मिलते हैं जी। वो मिनिमम बेस के ही मिलते हैं। पहले 4500 मिलता था, लेकिन कहीं मिनिमम बेस ज्यादा है, कहीं मिनिमम बेस कम है। सरकारें बेसिकली सरकारें चलाने के मूड में नहीं होते, अपना ही पेट भरने के चक्कर में होती है। 2.5 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिलती। दिस इज द पोजीशन। इसके लिए सरकार वेरी नॉन सीरियस, वो ध्यान ही नहीं है। वेरी क्लियर कि डेली वेजर अगर परमानेंट किया जाता है तो स्टेट का कुछ भी नुकसान नहीं है। जब आप लोगों को 24/7 पानी देंगे तो लोग भी आपको अपना पैसा भी देने आएंगे। हर बार जब भी बात आती है बोलते हैं डेवलपमेंट, दिहाड़ी लगाने जाएगा, खेतीबाड़ी करेगा या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा। डेवलपमेंट क्या इस तरीके से और इस रास्ते से होकर गुजरेगी? पहले इनके बाप पैसा देगा कोई किसी का, बाप पैसा देगा कोई किसी का, कि उसका नक्शे बनाने के पैसे देंगी सरकार। जिसको मकान के पल्ले पैसे है नहीं है, दाएं बाएं करके अपना छत डाल रहा है कच्चा पक्का, आप उस बंदे को कह रहे हो तू एक बना के लाइए नक्शा। वो तो सरकारी तौर पे भी लिखा गया था कि एक किसान अपनी जमीन पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, इतनी जमीन पे मकान डाल सकता है। इन्होंने तो नया काम रखा कि आप एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर जमीन को नॉन एग्रीकल्चर भी बनवा लो। मतलब तबाही कर दो, मतलब जो तबाही हो सकती है हमारी स्टेट की, इस इलाके की, वो कर दी जाए। पेट्रोल डीजल की दामों की बात करें, उसमें हम टॉप कर रहे हैं। जीएसटी के दायरे के अंदर आज तक नहीं लाए। बैरल की बात करें तो आज जो पैसे हैं वो शायद ही इतने सस्ता बैरल कांग्रेस के टाइम में मिला होगा जितना अब मिल रहा है। कि जब भी ये इलेक्शन लड़ते हैं उस दिन ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करते नहीं। उस समय सारी मजहब और धर्म की बातें होती हैं। हमारी जो माताएं, गांव माता है, उनके नाम शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये डेवलपमेंट पे तो ये वोट मांगते नहीं जी। 2 बार तो मांगे नहीं। एक बार तो पाकिस्तान को मारने के लिए मांगे थे जब वो पुलवामा में ये सारा हुआ। एमपी हैं, जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंचायती राज कपिल पाटिल हैं, और इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। इन्होंने लिखा है कि आप देखिए और इंतजार करिए, 2024 में बड़ा होने वाला है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो पार्ट होगा इंडिया का। और उन्होंने कहा है कि मोदी ही ऐसी चीजें कर सकते हैं। उनकी रसोई में कोई चिंता नहीं जी। हम पाकिस्तान को छीन लेंगे, उधर मार देंगे, उसको ले आएंगे तो रोटी आ जाएगी पेट में, क्या नवाला आ जाएगा क्या? आपके पास जो पल्ले है वो संभला नहीं जा रहा है, जो आपको दिया गया वो चलाया नहीं जा रहा। आप उसकी बात कर रहे हो जो अभी आपके पास है नहीं। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय काफी कुछ जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक चीज है जिस पर मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं, और जब भी जिस भी नेता के पास मैं जा रहा हूं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की अगर बात करें तो उनसे भी ये सीधा सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन विपक्ष में जितने भी नेता हैं उनसे भी मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, जब ये स्टेट थी, जिस स्टेट के बाद यूटी बना दिया गया, सदन के अंदर पार्लियामेंट डेस्क पर खड़े होकर अमित शाह जी ने यह कहा था कि अब जम्मू कश्मीर अटूट अंग बन चुका है, तमाम कानून जो हैं भारत के वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर लागू हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन से कानून लागू किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए, लेकिन एक कानून की मैं बात खास तौर पे करना चाहता हूं, वो है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सिर्फ खाली एक वाहिद एक ऐसी यूटी है जिसके अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं है। पूरे भारत के अंदर जो है ये एक्ट लागू है। बाकी ट्रांसफरें जो हैं कैडर्स की वो की जा रही हैं, बाकी चीजें जो हैं सरकार वो भी कर रही है, लेकिन ये चीज जो है इस पर काम क्यों नहीं की जा रहा और ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी जम्मू आए थे, कश्मीर में भी गए थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने उनसे अपने जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की समस्याएं बताई। उसमें सबसे पहले हमने ये बोला कि हमारे यहाँ पे डेली वेजेस का एक बड़ा समुदाय है जिसको आपको उनकी मुश्किलों को हल करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन देकर गए थे कि हम जल्द ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर देंगे। अब उनको गए हुए भी कई महीने हो चुके हैं और अब डिलिमिटेशन कमीशन की जो समय अवधि थी वो भी समाप्त होने को आई है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने गुड गवर्नेंस के तहत जम्मू को गुड गवर्नेंस सिटी जो है उसे घोषित किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सबसे टॉप करती है।
अब गुड गवर्नेंस क्या है, क्या जो कानून है वो लागू नहीं होंगे, यहां के लोगों को उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर यूटी के पूर्व मंत्री और मेंबर पार्लियामेंट जो है वो मेरे साथ है। सीधी बातचीत करूंगा चौधरी लाल सिंह जी से और जानने का प्रयास करूंगा, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा, मिनिमम वेजेस एक्ट पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत की माफ करना बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर लागू है ऑलरेडी, और तो कानून ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इसे लागू करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जब कहा जाता है कि यह अटूट अंग है भारत का, उसके बावजूद भी यहां के लोगों को वंचित रखा जाता है। 2 साल हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि मिनिमम वेजेस जो है हर जगह लागू है, इधर भी लागू है। आपको पता है कि जब आपको डेली वेजर को स्टार्ट सौ कुछ रुपए 30 रुपए मिलते हैं जी, वो मिनिमम वेज के ही मिलते हैं। पहले 4500 मिलता था, आज उसको 700 समथिंग ये कुछ पैसे मिलते हैं। मिनिमम बेस यहाँ फिक्स है, लेकिन कहीं मिनिमम बेस ज्यादा है, कहीं मिनिमम बेस कम है, यकसा नहीं है, बराबर नहीं है सारे पूरे देश में, कंट्री में अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी है। यहाँ जो मिनिमम बेस, जैसे आप डेली वेजर की बात करते हो तो वो डेली वेजर को ही मिनिमम बेस मिलती है। वो मिनिमम बेस जो पे ही उसको तनख्वाह मिलती थी 4500 रुपया, जो उसको दी नहीं जाती। जब बनाई जाती सीट जब बनाओगे तो मिनिमम बेस से ही बनाई जाती है डेली बेस, राइट। बाजार आप जाओगे तो मार्केट में जाओगे, कहीं किसी के घर में जो एक ऑर्गेनाइज है एक अनऑर्गेनाइज है लेबर, 2 किस्म की लेबर होती है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जो अनऑर्गेनाइज है ये कोई लोगों के घरों में काम कर रही है, कहीं इधर काम कर रही है, कहीं इधर करे। ऑर्गेनाइज है जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, कहीं कर रही है, उसको ऐसे बोला जाता है। तो ऑर्गेनाइज लेबर का रेट, अनऑर्गेनाइज का रेट, इनमें अंतर है। लोग अपनी मर्जी से जैसे वो खड़े होते हैं, आप देखते हो यहाँ सतवारी चौक पे, उधर आगे जाके चले जाए मीट मार्केट पे, कहीं सुबह बड़े लोग खड़े होते हैं कि दिहाड़ी के लिए खड़े होते हैं, लोग आते हैं उनको ले जाते हैं, वो उधर अपनी बात करते हैं। हम जी आपसे 500 रुपया लेंगे, चाय भी पियेंगे और जे भी करेंगे, और हमें इतने घंटे बीच में ब्रेक भी दोगे, ये करोगे। तो वो एक उनकी अपने तरीके की है। मिनिमम इस समय 450-500 रुपया उस मजदूर को मिलता है, जो आप देख लीजिए कहीं भी मिलता है। और यहां तक सवाल है कि उस आदमी को अगर 400 रुपया मिनिमम दिया जाएगा, एग्जाम्पल किसको, डेली वेजर को, तो 500 रुपया अगर देते हो तो 15,000 रुपया बनता है। बिल्कुल उसको नहीं मिलता है, उसकी जो बेस है वो मिनिमम बेस वहां उसकी कम है। ये लगी भगी है जो बाहर है ना, ये लगी भगी है कि हाँ भाई इतने पैसे लेंगे। जैसे आपका ये था मनरेगा, उसमें 220 रुपए मिलते थे, पहले 120 मिलते थे। मतलब एक सिस्टम ही कोई नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि सरकारें बेसिकली सरकारें चलाने के मूड में नहीं होते, अपना ही पेट भरने के चक्कर में होती हैं, सीधी सी बात है। ये सरकारों का काम होता है कि अगर आप एक देश को एक जैसा मानते हो, जैसे अभी इनको ये ऐसे किया है, तो आपकी जो मैक्सिमम मिनिमम बेस है कहाँ है, किस स्टेट में, आपकी क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? आपका कारण क्या है कि यहां की क्या तकलीफ है? लोगों से तो आप पैसे, जब लोगों के प्राइवेट घर में कोई काम करता है उसके तो पैसे ज्यादा लिए जाते, ठोक के लिए जाते। जो मिस्त्री है, दूसरा कारीगर है या और आदमी है, वो तो 700-800 रुपए भी लेता है जी। और ये यहां तक ये सवाल, यही बंदा अगर सरकार में काम कर रहा है तो उसकी जब तक वो पक्का नहीं होता उसकी तनख्वाह ही कुछ नहीं है, 4500 रुपया, 700 रुपया। और फिर कभी 28 महीने के बाद उसको मिलती है डेली वेजर को तनख्वाह, कितनी मिलेगी? लोहड़ी की मिल जाएगी, अगर वो लोहड़ी वाले हैं, अगर ईद वाले हैं या कोई दिवाली वाले हैं, उन दिनों उनको कोई हफ्ता 10 दिन की 15 दिन की मिलती है, 2.5 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिलती। दिस इज द पोजीशन। इसके लिए सरकार वेरी नॉन सीरियस, वो ध्यान ही नहीं है। और वो जुलूस निकालते हैं जल से, फिर वो कहते हैं पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं मिल रही लोगों को। फिर पानी, मुझे बताओ, उस बंदे के बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, वो अगर इसी भी ही काम सारा दिन चलाता रहेगा तो मुझे बताओ उसका परिवार पढ़ पाएगा? तो वो क्या करता है कि इसको भी काम लगता है
और सिमिल्टेनियसली और भी कहीं बेचारा थोड़ा बहुत काम करता है, जिस थोड़ी एग्रीकल्चर कर लेगा, कहीं मजदूरी कर लेगा, कहीं किसी का ओवर टाइम लगा लेगा अपने टब्बर को चलाने के लिए, फैमिली। इसमें यह है कि मुझे पक्का हो जाएगा, पक्के के चक्कर में ये सारे दुनिया फंसा के रखी है। तो असली में सफरर कौन है? वो बंदा भी सफरर है, और जिनको पानी देना वो भी सफरर है, जिनको बिजली देनी वो भी सफरर है। तो इसका मतलब है कि अगर उस बंदे को ही दुरुस्त तनख्वाह, ठीक तनख्वाह दी जाए और फुल फ्लैश तनख्वाह दी जाए, पक्का किया जाए, तो सारा पानी भी चलेगा, बिजली भी चलेगी, हर बंदे को फायदा होगा। अभी 3 दिन जब बिजली बंद की गई तो वो तो 20,000 लोग थे, अभी 60,000 वालों ने तो किया नहीं था ये पंगा। 20,000 वाले थे कि जो उन्होंने कहा कि हमारी कारपोरेशन टूट रही है, हमारा ये जा रहा है, जो पीडीसी के लोग थे, ठीक है। तो फिर वहां आर्मी बुलाई गई, आर्मी लाई गई, तो आर्मी ने चलाया, तो आर्मी को भी इन्होंने इतना क्या बताऊं, इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक जो छोटे से छोटे काम के लिए लगा देते हैं, और जो उसकी ड्यूटी है उसको वहां से हटाया जाता है। तो जो मिनिमम बेस का सवाल है जो आप कह रहे हैं, तो वो यही है कि मिनिमम बेस के पैसे उनको मिले, उन्हें मिले, डेली बेसरों को पैसे मिले। तो जब वो दिहाड़ी बनाते हैं तो मिनिमम बेस के ही बनाते हैं, दे ना दे, उनको लटका के रखा है, उसके फिर 30 दिन लगेंगे, तो उसमें एक दिन उसकी ब्रेक डाली जाएगी, चाहे वो गया है, ताकि वो पक्का ना हो जाए। 7 साल अगर कंटिन्यू पका चलता है तो पका। कई लोग तो 7 साल भी कंटिन्यू हो गए, 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, कि रिटायर होने के चक्कर में आ गए हैं, उनको नहीं रखा गया। लोग भी ऐसे हैं हमारे, ये भी थोड़े से बंदे लेके जुलूस निकाल रहे होते हैं, कहीं बैठे पीएचई के दफ्तर में, कहीं ऐसे। अगर 60,000 है तो 60,000 आदमी को बाहर निकलना चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए, डट के मुखालफत करनी चाहिए। नहीं इनके पास है तो मेरे पास आए, हम इनका हल करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, किटे आप इनके साथ खड़े हो जाएं। ये कहीं ऐसे ही कई लोग तो ऐसे ही बीच में जिन्होंने इसको अपना एक सोर्स बनाया हुआ है, ऑफिसरों को दबा लेते हैं, कर लेते हैं, उनका काम चलता है। बाकी टोटल 99% जो वहाँ काम करते हैं लोग, उनकी हालत अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल अगर बचता है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, इसे स्टेट का दर्जा दिया जाता है और इलेक्शंस होती हैं, आपका देखा जा रहा है कि चुनावी जो प्रचार है वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, और आप अभी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोग विश्वास भी दिखा रहे हैं, आप भीड़ काफी उमड़ रही है। अगर लोग विश्वास देते हैं और आपकी इस पार्टी को काफी अच्छी सीटें मिलती हैं और आप फिर से असेंबली के अंदर जाते हैं, ये जो मुद्दा है स्पेशली बात करूंगा डेली वेजेस का, इसको प्राथमिकता दी जाएगी टॉप लेवल प्रायोरिटी के साथ, इनका हल करने में आप जो है उस तरीके से इनको जो है वो अपनी जुबान पर कायम रहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि लोग इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए आए हैं आज तक। रात्रि राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो भी सत्ता में आई उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम करेंगे, हमें दीजिए, हम करेंगे, और बेचारों ने सबका साथ दिया, बोला कि ठीक है हमें कोई ना कोई तो करे। इस बार उन्होंने बाद इस वजह से भी दिया क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार थी, अपेक्षाएं काफी थी, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ, पानी फिर गया। हम देखो भाई साहब, हम ऐसा करेंगे अजीज हमारे, हम बड़ा क्लियर कहते हैं, वेरी क्लियर, कि डेली वेजर अगर परमानेंट किया जाता है तो स्टेट का कुछ भी नुकसान नहीं है। कोई स्टेट के एक्सचेकर पे कहते हैं फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों को 24/7 पानी देंगे तो लोग भी आपको अपना पैसा भी देने आएंगे जी, नुकसान कहीं नहीं है। और फिर दूसरा नंबर, आपने लोगों के बिल पे बिल चढ़ा दिए, और लोगों का अभी जैसे बिजली में भी जो लोग हैं, तो कईयों की बाजी हुई, दोनों कटी हैं, कईयों की टांगें कट गई हैं, कि कुछ बुरा हाल है, तो वो लोग तो तबाह बर्बाद होके कई तो मर भी गए। तो कहने का मकसद है कि जो बिजली चलाते हैं लोग, छोड़ते हैं, जैसे पानी चलाते हैं, और भी डिपार्टमेंट जैसे आपका ये इसका है हाउस की, जो आपका मेडिकल कॉलेज में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, वहाँ भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग वहाँ का जो पर्चियों का पैसा कटता है उसकी तनख्वाह दी जाती है, राइट। तो मेरे कहने का, हॉस्पिटल जो फंड है उसके पैसे वहाँ से दिए जाते हैं। तो वो लोग भी उस काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अगर इन सारे लोगों को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया जाएगा तो एक स्टेट अच्छे तरीके से चलेगी, स्मूथ चलेगी। दवा दारू वाले को दवा दारू मिलेगा, पानी वाले को पानी मिलेगा, बिजली वाले को बिजली मिलेगी। ये को मैं नहीं समझता, और मेरा प्रॉमिस क्या, ये पत्थर की लकीर है। हमारी सरकार कभी बन जाए तो आप सोच नहीं सकते कि लोगों की जिंदगी, बच्चों पे अभी बताए, एक इंटरव्यू निकलता है, इंटरव्यू लेने वाले, गवर्नमेंट निकालने वाले कितने फुलिश और बेवकूफ बन रहे हैं और बना रहे हैं लोगों को
कि पहले आपने उन बच्चों का नपाई कर ली, उसकी फिजिक्स, उसकी फिजिकल टेस्ट आपने ले लिया, उसी की दोबारा लिस्ट निकालते हो, हैं? वो कहते हो आप तो नहीं देंगे और आ जाएंगे। तो मुझे बताओ कि ये अभी तक तय नहीं हो पाया। जो तय करना है वो मैं बताता हूं कैसे करना। मैंने जो आप कह रहे हो कि सरकार हो, मेरी सरकार हो, हमारे लोगों की सरकार हो, डोगरों की सरकार हो, तो एक बात लिख के ले लो कि बच्चों की जेब से एक पैसा नहीं हम लेंगे। यार उनको जेब खर्चा मिलता माँ बाप से, रोए माँ बाप से भी कहां से मांगेंगे कि मारे मैंने फॉर्म भरना है, ना वो पास होता है ना कहीं लगता है। इवन के फॉर्म भरा हुआ भूल जाता है कि वो उसको कॉल कब आएगी है। हमारा ये होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा बच्चों से। जिस दिन डेट निकलती है कि फॉर्म भरो, फॉर्म वहां से ले लो फ्री, फॉर्म भर दिए और उसी जगह तय हो गया कि फलाने दिन आपका रिटर्न होगा, फलाने दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, तो तय होगा उसमें लिस्ट में जी। और फिर तय होने के बाद सीधा उसको वो इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि सौदेबाजियां करते रहें चंद लोग। बेसिकली सौदेबाजियों में ये लटक रहा होता है सारा सिलसिला। एक इंटरव्यू, दुआ, एक रिटर्न, एक इंटरव्यू, फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं निकालना, और फिर रिजल्ट अभी बना ही नहीं तो दूसरे को उसी के साथ जोड़ देना। ये काम हम नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, ये मैं बच्चों क्लियर कर कहता हूं। आपका बिल्कुल इन्होंने प्राइवेट नौकरियां भी खत्म, सरकारी भी खत्म, मिलनी नहीं, और फिर करोड़ करोड़ रुपया बच्चों के जेब से फार्म के पैसे लगे हैं जो नहीं लगेंगे। क्यों लगेंगे? 1 करोड़ रुपया सरकार को तकलीफ होती है क्या? उसके माँ बाप टैक्स देते हैं, चाहे वो कोई भी काम करते हैं। बच्चों पे किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब दूसरी टर्म चल रही है, एक वर्ड काफी अच्छा इनका फेमस है, वो डेवलपमेंट का। हर बार जब भी बात आती है बोलते हैं डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर की बात करें, अब ड्यूटी बन गया है, और अब डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है कि जो पंचायत हमारी हैं, उन पंचायतों के अंदर भी अगर किसी को अपने घर के अंदर छोटी सी भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसको पटवारी के दरवाजे से होते हुए सिटी आना पड़ेगा, उसके बाद जाके कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ऑलरेडी वहां पर उनका कामकाज, फाइनेंशियल, उनके बाद इंक्लूजन इतना नहीं होता, उसके बाद उनको सफर करना पड़ेगा। वो दिहाड़ी लगाने जाएगा, खेतीबाड़ी करेगा, या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा। डेवलपमेंट क्या इस तरीके से और इस रास्ते से होकर गुजरेगी? नहीं, वो डेवलपमेंट नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि अब कोई भी नक्शा मकान का, घर का, दुकान का अगर बनाना है तो वो 1, 3, 4 दरवाजे मकान के लिए हैं और 8-10 दरवाजे उसके दुकान के लिए। ये उन्होंने दरवाजे रखे हैं, यहां से गुजरता जाएगा, पटवारियों से लेके ऊपर तक, कलेक्टर तक, एसडीएम तक जाएगा, एडिशनल डीसी तक जाएगा, फिर वो इसके पास करेंगे। पहले इनके बाप पैसा देगा कोई किसी का कि उसका नक्शे बनाने के पैसे देंगी सरकार? जिसको मकान के पल्ले पैसे है नहीं है, दाएं बाएं करके अपना छत डाल रहा है कच्चा पक्का, आप उस बंदे को कह रहे हो तू एक बना के लाइए नक्शा। जब नक्शा बनाएंगे तो नक्शे वाले को पहले पटवारी के पास कागज लेके आना पड़ेगा, जगह ईस्ट कहाँ, वेस्ट कहाँ, नॉर्थ कहाँ, साउथ कहाँ। अदरवाइज वो बंदा खुद उड़ता है, गांव का मिस्त्री लाता है, कंस्ट्रक्शन लगा देता है कि दरवाजा रखता है कि 2 खिड़की रख ली और मकान बना लेता है, आराम से जिंदगी बसर हो जाती है। और टैक्स का बोझ है नहीं उसमें, सोचता है चलो यार ये मेरा काम हो गया। वो ईंट का टैक्स देगा, रेत का टैक्स देगा, सीमेंट का टैक्स देगा, फिर वो लकड़ी का टैक्स देगा, फिर टाइल का टैक्स देगा, किस किस के टैक्स देंगे, और एक टैक्स और घुसेड़ दिया। क्या इतनी फैसिलिटी गांव के लोगों को दी है इन्होंने कि गांव शहर हैं? आप गांव और शहर को आप दूर से देख सकते हैं, आप गांव पहुंच गए। शहर पहुंचोगे तो शहर दिख जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा। वो गांव जाओगे, ओ एक घर वो है, एक घर वो है। मुझे बताइए, उन घरों में खेती में अपने घर डाले हैं, वो तो सरकारी तौर पे भी लिखा गया था कि एक किसान अपनी जमीन पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, इतनी जमीन पे मकान डाल सकता है। इन्होंने तो नया काम रखा कि आप एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर जमीन को नॉन एग्रीकल्चर भी बनवा लो, मतलब तबाही कर दो, मतलब जो तबाही हो सकती है हमारी स्टेट की, इस इलाके की, वो कर दी जाए। तो कहने का मकसद है ये गलत किस्म के कानून है। इसी तरीके से जैसे आप जितने जहां पीछे भी चले जाओ,
जब इन्होंने रोशनी खत्म की, जहाँ सरकारी ज़मीनें लोगों से छीनी, वो भी ज़मीनें लोगों ने, गिरदावरियाँ थी, मालिक थे उस पर 80-80, 90-90 साल के वहाँ से हल चला रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। आज आप लोगों ने उनको हटा के तोड़ फोड़ कर रहे हो, उस पर लिख रहे हो, और इतनी पत्रियाँ बनाई हुई हैं। आप देखना जाके हर तहसीलदार के दफ्तरों में उन्होंने, हर जगह पे उन्होंने पटवार खानों में वो पढ़ी हैं कि उस पर लिखा स्टेट लैंड, जाके पक्का एक सीमेंट लेके उस खेत के बीच में लगा रहे हैं, ये जमीन स्टेट लैंड है। मतलब वो आदमी 80 साल से चला रहा था, उसकी गिरदावरी थी, कब्जा था, और वो जमीन सरकार की थी भी नहीं, वो भी उसी गांव की जमीन सरकार हुई थी। और उसी जमीन को अगर प्राइवेट जमीन को आपने एक आदमी को मजारा बना के मालिक बना दिया, तो सरकारी जमीन का मजारा नहीं बन सकता क्या? मतलब हद हो गई है कि कितना लोगों को मारना है, कितना लोगों को रगड़ना है, आप सोच नहीं सकते। इसलिए हाहाकार मचा है, कहीं हड़ताल, कहीं जलसे। शुक्र है कि इन्होंने कोरोना डाल के रखा है। ये इनके पास ये ड्रामा ना हो तो मेरे ख्याल है दफ्तर नहीं चला सकते ये। मैं नहीं मान सकता ये दफ्तर चलेंगे इनके। खोल दें एक बार, ये फ्री कर दें सारा, लोग इनकी ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। लोग तो डरते हैं भाई साहब कानून है, इकट्ठे नहीं होना, जुलूस नहीं निकालना, जलसा नहीं करना, इसलिए ये बचे हैं। और इन्होंने अपने इलेक्शन तक ऐसे ही रखना है, ऐसे रखना है। जैसे यूपी में इलेक्शन है, मिजोरम में इलेक्शन है, गोवा में इलेक्शन है, आपका पंजाब में इलेक्शन है, 4-5 स्टेटों में जो इलेक्शन चल रहे हैं, उन इलेक्शन में आप देखोगे इन्होंने जब उनकी रैलियां बड़ी बड़ी होनी है यूपी में, तो उन्होंने सोचा कि लहर ना बन जाए, इन्होंने ब्रेक लगा दी कि भाई साहब नहीं, भीड़ नहीं हो सकती, लोग मर जाएंगे, खतरा बड़ा, माइक्रॉन एक और खास किस्म का वो आ गया है कोरोना, आपको बच के रहना पड़ेगा, तो आपको 5 बंदे लेके जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, कोई पैसे बांटता फिरेगा? आप तो पैसे बांटने का कईयों को तो आसान रास्ता हो गया ना। उस बंदे को कौन पूछेगा जिसके पास पावर हो गई, उसके साथ वो जिसके घर जाएगा, और दूसरा आदमी उसको किस तरीके से फंसाया जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है कि, क्योंकि कहा जाता है आज तक जितनी हमें भी नॉलेज है पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें यही बताया जाता है कि अगर किसी को भारत के अंदर अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो यूपी एक ऐसा राज्य है, अगर वहां पर वो जीता है तो आसान हो जाता है बाकी राज्यों में उसको सरकार बनाना भारत के अंदर। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो वहां के दृश्य नजर आ रहे हैं, वहां पे सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वहां के एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आश्वस्त है और यह कह रहा है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। इतना विश्वास किस तरीके से और कहां से आता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि महंगाई में हमने टॉप किया, अनएम्प्लॉयमेंट में हमने टॉप किया, पेट्रोल डीजल की दामों की बात करें उसमें हम टॉप कर रहे हैं, जीएसटी के दायरे के अंदर आज तक नहीं लाए। बैरल की बात करें तो आज जो पैसे हैं वो शायद ही इतने सस्ता बैरल कांग्रेस के टाइम में मिला होगा जितना अब मिल रहा है। उसके बावजूद भी बजट जो है हमारा ही है। और अब आज के दिन मैं देख रहा था आर्टिकल, उसमें प्रधानमंत्री जी ने तमाम एमपी से सजेशन मांगे हैं कि आप बेझिझक होकर जो लोगों की समस्या है उनको बताइए, हम इस बजट के अंदर डालेंगे, उनको डेवलपमेंट के थ्रू होना चाहिए वो, कि डेवलपमेंट हम आगे बढ़ा के चलें। तो ये सारी चीजें लगता नहीं आपको कि इतना आश्वासन कहां से आता है? आपने देखा कि जब भी ये इलेक्शन लड़ते हैं उस दिन ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करते नहीं। उस समय सारी मजहब और धर्म की बातें होती हैं, और हमारे जो पूजनीय भगवान हैं उनके नाम शुरू हो जाते हैं, हमारी जो माताएं गांव माता है उनके नाम शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये डेवलपमेंट पे तो ये वोट मांगते नहीं जी। 2 बार तो मांगे नहीं, एक बार तो पाकिस्तान को मारने के लिए मांगे थे जब वो पुलवामा में ये सारा हुआ है। पहले, उससे पहले ये कहा था कि पाकिस्तान से गोली नहीं आएगी, किसकी हिम्मत है कि हमारी तार क्रॉस कर जाए, ये कहा था। और ये कहा था कि गैस सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, सिर पे उठाई हुई जो घूमती थी, यो यहाँ आयकर मंत्री हैं, सिर पे उठा के गैस का सिलेंडर उठा के घूमे। आए बताइए गैस कहाँ है? 350 वाली गैस 120 रुपये में जा रही है। तो आपने औरतों को गैस में ही गैस दे के ही पतिया दिया, नहीं औरतों को गैस दी जाए। औरतों को अब पता लग रहा है कि जब वो गैस खरीदी नहीं जा रही, घर वाला कह रहा है पैसे हैं नहीं। गाँव में तो पोजीशन ये है, आपको बताऊँ क्योंकि मैं तो घूमता हूँ सारे गाँव में, तो उन्होंने सारे लोगों ने अपने सिलेंडर और चूल्हे बांध के तो ऊपर फेंक दिए, नीचे डाल दिए हैं, वो तो बंद हो गया काम। उन्होंने दोबारा अपने खेतों में जो लकड़ी उनकी वो शांगे निकालते थे, वो काटते थे अपने जानवरों को चारा डालने के लिए, वो सड़ रही थी उल्टी लकड़ी। अब दोबारा उन्होंने झाड़ी जुड़ी तो झाड़ के वो
वो दोबारा शुरू काम किया है, थोड़ा चौंका चूल्हे पे चले गए। दोबारा वो फूक कहते थे ना, फूक मारती थी, आंखें चली जाती, वो होता है। आए आंखें नहीं जाएंगी किसी की क्या? आपको आपके कंट्रोल में है क्या भाई दीवी? और रसोई किचन तो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। आप वही तेल देख लें, आप बोला वो आपका कहाँ से 30-40 रुपए वाला 200-250 रुपए जा रहा है। वक्त रहा तो ये 2000 रुपए की गैस बेचेंगी, ये मेरी बात सुन लेना। और लोगों के इन्होंने बिजली लोग बाकी रियासतों में फ्री दे रहे हैं, तो इन्होंने हमारी रियासत में प्राइवेट वालों को भेज दी कि आप जितना लोगों को लूट सकते लूट लो। कमाल है यार। आपके एजेंडों में फ्री बिजली है, आपके प्रोग्राम में फ्री बिजली है, यहाँ प्रैक्टिकली नौकरी कर रहे हो, यहाँ बैठे हो सरकार लेके। हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब इन्हीं के तो हैं, एलजी साहब। अब इस रियासत में मुझे बताओ कि इन लोगों ने कौन सी फैसिलिटी ऐसी यहाँ इनको दी है? किसी जगह पे बता दें, कोई एक बताएं। जब किचन महंगी है, जब आपका पेट्रोल महंगा है, आपने पेट्रोल के साथ साथ सड़कें बनाई है नहीं, अभी बनी नहीं। पहली सड़कों पे थोड़ी सी प्री मिक्स करके लुक डाल के आपने 4-5 तो आपके वो टोल प्लाजा लगा दिए। तो कहने का मकसद है कि हद कर दी, कितनी तबाही कर रही है लोगों की। आप कहां तक लोगों को मारना चाहते हो? ये कौन से दुश्मन आ गए? बाप होता है कि बाप कहता है, बाप बेटा अच्छा बेटा वो होता है कि अपने घर की जो संपत्ति बढ़ाता है। ये पहली सरकार है कि बनाई हुई सरकारों की जो संपत्ति है वो सारी सेल हो रही हैं, बिक रही हैं, बेची जा रही हैं, और लोगों में महंगाई और टैक्सेस का सामना करना पड़ रहा है। कोई जगह नहीं बची जिस पे टैक्स नहीं हो रहा है, कोई इंच भी एरिया नहीं बचा जिस पे टैक्स नहीं लगा रहे। एक और बयान है, मैं आपको कोट करना चाहूंगा। यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कल के दिन एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो छोटे छोटे ये प्याज, टमाटर या फिर जो किचन के दाम हैं, इन पे हम इस वजह से अब चिंतन या मंथन नहीं करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पीओके। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा है कि 2024 जो है पीओके बात का हिस्सा होगा, और हमें मोदी जी पे भरोसा है और अमित शाह जी पे भरोसा है, उनके नेतृत्व के अंदर हम लेकर रहेंगे और ये हो जाएगा। इसी वजह से हम महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर रहे। किसने कहा? ये फॉर्मर मिनिस्टर में भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। मुझे बताओ कितने बेवकूफ आदमी। आपको प्याज, पेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंसान जो हमारे पास हैं वो खुश रहें जी। आपने पीओके वालों के इंसानों को लेके खुश होना है ना। घर में पेट में रोटी नहीं है और खुश होंगे कि जब वो इलाका आप जीत लेंगे। जो बातें हवाई बातें। ये बीजेपी एमपी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंचायती राज कपिल पाटिल हैं, और इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। इन्होंने लिखा है कि आप देखिए और इंतजार करिए, 2024 में बड़ा होने वाला है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो पार्ट होगा इंडिया का। और उन्होंने कहा है कि मोदी ही ऐसी चीजें कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हम छोटे इश्यूज जैसे कि जो प्याज, टमाटर या फिर दालों के जो दाम हैं, उस पर हम चिंतन या मंथन इस वजह से भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है और ये कंट्री जो है पहले बचाई जाएगी। और मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, उन पर हमें जो है उनको हमें जिम्मा दिया है अपने देश को बचाने का। कंट्री होती किसकी वजह से है? लोगों की वजह से। कंट्री कोई जमीन पहाड़ थोड़ी है। कंट्री में रह कौन रहे हैं? लोग। लेकिन ये इशारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लोग हैं वो भूखे रहें, उनकी रसोई में कोई चिंता नहीं जी। हम पाकिस्तान को छीन लेंगे, उधर मार देंगे, उसको ले आएंगे तो रोटी आ जाएगी पेट में, क्या नवाला आ जाएगा क्या? आपके पास जो पल्ले है वो संभला नहीं जा रहा है, जो आपको दिया गया वो चलाया नहीं जा रहा। आप उसकी बात कर रहे हो जो अभी आपके पास है नहीं, उसको ले आओगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कौन सी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी? आपने पंजाब के लोगों को इतना जलील किया, इतना बुरी हालत कर दी, और यूपी के लोगों को, किसानों को आपने मार मार के उनके 700 बंदा मार दिया। आप क्या बात करते हो? आप लोग किसको क्या करोगे आप? इसलिए फ्यूल कहीं ये तो नहीं है कि इनको पहले से 2024 का टारगेट दे दिया तमाम एमपीज को कि ये हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा, तो इसको प्रमोट करिए, क्योंकि इससे वोट बैंक जो है कलेक्ट किया जाएगा। इनका कुछ नहीं होगा ना, लोग इनको मानेंगे। इस बार लोगों की तसल्ली हो चुकी है। लोग रोज सोचते हैं कि मैं, मेरे लिए आज ये चीज हो गई। रोज बिल जा रहे हैं लोगों के घरों में। बिजली के बिल देखना लोगों के घरों में 90,000, 80,000,
70,000 बंदे वो ना उनके पहचान के। पहले कोई भागवत होता था, कहते महाराज उन्होंने सारे लोग बाहर के हैं। अब वो सारे जो लोग आए हैं वो एक तो जाके उसके हिंदी बोलते हैं, बेचारे अनपढ़ बैठे हैं वहाँ डोगरे, उनकी हालत इन्होंने इतनी खराब करके रखी है। और जगह जगह बिजली, और जो तार लगा रहे हैं, अभी गर्मी आने दो ना, जो तार तमाशा करेगी इनका। वो तार कठुआ में वार्ड नंबर 12 में हमारे जितेंद्र सिंह जी पार्षद थे वहाँ, वो कल परसों एक वहाँ तार दिखा रहे थे, आग लगी हुई, जो इन्होंने तार लगाई मोटी, इतनी ठंड और तार जल रही है। उन्होंने उसको पूछा, भाई साहब ये क्या है? जी वो ओवरलोड है। तो भाई साहब ये तार तो आपने इतनी मोटी डाली, आपने लोड नहीं देखा आगे लोगों का है? अभी सर्दियों में लोड है, जब लोग सिर्फ लाटू और कहीं कोई एक आधा बंदा कोई हीटर जला लेगा, एसी तो चले नहीं, पंखे तो चले नहीं, तो आपका लोड इस तरीके से हो रहा है, आगे क्या होगा? और जो तार, असली तार, लोहे की तार, जो तार से कम 20-20 साल तार लगी हुई है, कभी सड़ी नहीं, और ये इन्होंने तमाशा कर दिया। मैं कहता हूं कि इन्होंने तो छोड़ना ही नहीं है, अब भूल ही जाओ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव तो होंगे और चुनाव में हम ही जो है वो सिक्सर लगाएंगे, और अब की बार 50 पार में जो कहा है वो हम करके भी दिखाएंगे। और वो जब भी उनसे बातचीत की जाती है, मुद्दे चाहे हम उनके सामने सवाल पूछते हैं, महंगाई का सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी का सवाल पूछते हैं, डेवलपमेंट का, वो हमेशा इन चीजों को हटकर बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने ये किया वो किया, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो सारे लोग, और उनके तमाम एमपीज और एमएलएस की बात करें जो पूर्व में रहे हैं, केंद्र की बात करूं, प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के, जम्मू कश्मीर, सवाल सुनिए, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पानी हमारा है, यहां पर अगर हम चुनाव की बात करें तो वहां से हम अपने खुद के यहां पे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, हम यहां के लोगों को विकास के रास्ते में हम उनको रोजगार दे सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इतने शीर्ष में हैं कि यहां के लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए, बजाय पैसा होने के उनके ऊपर लोन है। फिर हम किस तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और आत्मनिर्भर भारत की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने अभी सब्सिडियां बड़ी अनाउंस की किसानों की, कहीं डेयरी, कहीं पोल्ट्री, कहीं फिशरी, अभी तक वो बेचारों ने पैसे लेके रखे हैं, उनको एक पैसा नहीं मिला। बजट डायरेक्टर बोल रहा था एक दिन कि पैसे नहीं है तो देने कहां से? तो आपकी इनकी स्कीम है खोखली। जब इनकी स्कीम को देखोगे लगेगा क्या बात है यार, ये स्कीम तो बहुत बढ़िया है। किसानों कई लोग फंस गए, जिनके पहले थोड़े थोड़े पैसे ने उधार शुधार ला के, कहीं ने वो गाय ले आए, भैंसें ले आए, अब बारी आई उनकी सब्सिडी लेने की, वो कहते पैसे नहीं है। इसी तरीके से फिशरी के इन्होंने कुछ प्लान किए हुए हैं यहाँ कि आप फिशरी डालिए, वो करिए, तो कईयों ने डाल दी है तो उनका कुछ नहीं हुआ, तो कईयों को खुद इनके मुलाजिम कह रहे हैं और रहने दो बाबा, पैसे है नहीं है। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर का कोई भी ले लो। तो कहने का मकसद है, एक खोखली बातें हैं, फजूल की बातें हैं। बातें असली ये हैं कि इनको कम से कम अपनी इस जो स्टेट ब्रेक की है, आपके पास डीपीआर क्या थी, आपने तोड़ी क्यों? अब आपके पास प्लान क्या है, इसको क्या करना है? हमने ये थोड़ी कहानियां सुननी है, एक कहानी सुन लो, बी कहानी सुन लो। असली में लोगों को, बच्चों की बेरोजगारी का मसला है, वो कैसे हल होगा? बच्चों की जो आपकी शिक्षा से वंचित है इस समय पढ़ाई से, मुझे बताओ, जो 12वीं करके बैठा की थी, ज्वाइन की उसने, तो उसने काले देखा ही नहीं, तो ग्रेजुएशन कर गया। एक ने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, वो यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन कर गया। एक बच्चा दाखिल ही नहीं हुआ, तो इस समय फर्स्ट में पढ़ रहा है कहाँ पढ़ रहा है? घर में। स्कूल दाखिल है, स्कूल उसने देखा नहीं है। और जो बच्चे दाखिल होने थे जैसे 3 साल के, 6 साल के घर में हो गए हैं। मुझे बताओ ये कौन सी डेवलपमेंट करने जा रही है? और वक्त ऐसा आएगा, इस स्टिग्मा बच्चों पे लग गया कि जो बच्चा इस जमाने में पढ़ा होगा, वो बच्चे को नौकरी किस हिसाब से मिलेगी? बताओ। ये चीजें बड़ी बड़ी भारी मुश्किल की बातें आ गई, मुश्किल के दिन आएंगे आगे। तो इन चीजों के लिए सोचना पड़ेगा। मैं इसी यंग जनरेशन को कहना चाहूंगा, जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप पढ़िए, इस पे मोबाइल पे पढ़िए, डिजिटल पे पढ़िए। अब वो कह रहे हैं एग्जाम देने हैं, उधर आ जाओ देने। जब वो पढ़ने की बारी है तो कोरोना है, जब बारी है उसकी एग्जाम की तो आप इधर आ जाओ। अब उन्होंने पढ़ा है उधर, पढ़ा क्या है, पढ़ाया क्या है, ये बात की बात है।
अब वो सोचते हैं कि अब जो जैसे पढ़ा है वैसे ही लिखना है, तो जब वो उधर एग्जाम लेगा तो मेरा एग्जाम फिट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हालत ये बन गई कि बच्चे, टीचर और ये सरकार। टीचर स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? रोज जाते, किस लिए भेजते हैं स्कूल में? अगर वो बच्चे भी चले जाएं तो क्या तकलीफ है? सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो इतने इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, आप उनको इंतजाम करवा दो। अब आप ऐसे करोगी, अगर उस वहां की 500 की स्ट्रेंथ है और 250 बुलाइए एक दिन, 250 दूसरे दिन बुलाओ, अल्टरनेटिव रख लो, कम से कम वो बच्चे पढ़ते रहे। घर में बर्बाद हो गए बच्चे लिखना भूल गए। आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा इसी को देखता है, मोबाइल को देखता है, लिखता कहाँ है? उसको राइटिंग लिखना बंद हो गया, उसका हाथ चलना बंद हो गया, कैसे लिखेगा? और जब वो 4-5 साल लिखेगा नहीं तो मुझे बताओ बच्चे की हालत क्या होगी? ये दुश्मन गवर्नमेंट है लोगों की, और लोगों को समझना चाहिए। कहां मर रहे हैं लोग कोरोना से? किधर मर रहे हैं? किसने देखे लोग मरते हुए? नाक तो पहले भी सर्दियों में चलते थे, सारे बच्चों को ही चलते। शुक्र है कोरोना नहीं था उस जमाने में, तो नाक चलने, उस समय तो नाक ही नाक चलते थे सारे गांव में, शहरों में ये हाल था। नाक चल रहे हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, जुकाम लगा है, खांसी लगी है, कोरोना। अभी एक आदमी कठुआ का जो आज उसको मरा है, उसको टीबी थी, उन्होंने मर गया, उसको कह दिया कोरोना। वो लाए टीबी का करा रहा था। अब बताइए कि आप लोग टीबी वाले पेशेंट को कोरोना कर दोगे और बीमार जिसको जुकाम है उसको कोरोना कर दोगे। अब लोग बचेंगे। जुकाम कैसे कहा जाएगा कि मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, कैसे कहा जाएगा? मतलब है कि उसको कोरोना है। दिस इज पोजीशन। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और चर्चा में हमारा हिस्सा बने। धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगरा। ये हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी थे। सीधी बातचीत करी है, बर्निंग टॉपिक्स हैं इस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर महंगाई चरम सीमा पर, जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत के अंदर है। बेरोजगारी की अगर बात करें तो 22% आंकड़ा जो है वो शू रही है। ये आंकड़े आप गूगल भी जाके कर सकते हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी और स्टेट कह लीजिए आप, शीर्ष स्थान हासिल किया है पूरे भारत के अंदर। यहां 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वही जम्मू कश्मीर यूटी ने टॉप कर दिया है। और 22% की अगर बात करूं तो जब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है तो वो बात करते हैं हमने 5 लाख रोजगार दिया, लेकिन दिया कहां? प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। और आपको हैरानगी होगी सुनकर उनके जनरल सेक्रेटरी क्या बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को लोन देकर कहा कि आप अपना काम खोलिए, यानी कि आप उनको लोन देकर उनकी बाजुएं काटकर आप उनको रोजगार दे रहे हैं। कल को जब उनका आप लॉकडाउन ही लगा लीजिए, दुकानें या कारोबार बंद रहेगा तो वो ईएमआई कहां से भरेगा? और ऊपर से कहा जा रहा है कि हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम खाली जो ब्याज जो पैसे दिए हैं हम उसी की किस्त जो है वो काटेंगे। और किस्त तो तब काटोगे आप जब उसका काम चलेगा। इस महंगाई के दौर में, इस कोरोना की महामारी के दौर में लोगों के पास तो कामकाज तो ऐसे भी नहीं जिनके पास आप नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये आंकड़ा 22% है। अगर इसे अभी नियंत्रण नहीं किया गया, 1 महीने के बाद ये आंकड़ा 24, उसके बाद 28, 30, 32 ये तो क्रॉस करता चला जाएगा। और आप तो देख ही सकते हैं कि कोई भी अगर जॉब निकलती है जम्मू के अंदर तो उसके अंदर अगर अभी मान लीजिए 1200 पोस्टें जो निकली थी, उसके अंदर अब तक जो है वो कई लाख जो फॉर्म है वो लग चुके हैं सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए। आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि ग्रेजुएट्स कितने होंगे इसमें और पोस्ट ग्रेजुएट्स बच्चे कितने होंगे। अभी 12,000 पोस्टें रेफर करी गई हैं जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को। उसके अंदर भी जो बच्चे हिस्सा लेंगे आप उसकी आंकड़ा भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्लास 4th की 8,000 पोस्टें निकाली गई थी लगभग, और उसमें कितने लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें ग्रेजुएट भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे और उसमें अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी थे। वो भी एक विषय जो था वो काफी गरमाया हुआ था। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर की जनता को ना तो भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद है कि वो हमारी गरीबी दूर करेगा, जो कुछ करेगा। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये है कि सहूलतें इस तरीके से मिलें कि कम से कम वो 3 टाइम का 3 वक्त का खाना खा सकें, और शाम को जब वो सोएं तो उनको इस तरीके की चिंता ना हो कि हमारे सर पर कोई कर्जा है, या हमें कोई इस तरीके से अगले दिन उठकर हमें जो है किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे पैसा या रोटी कमाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रैलियां होती हैं वो सिटी के अंदर नहीं हुई। वो जलसे जितने भी हुए वो हुए जम्मू से बाहर, डोडा, किश्तवाड़, वहां पर हुए। शायद वहां पर उनको यह लगता है कि एसटी को जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, हमें वहां से वोट बैंक जो है हम इकट्ठा कर सकते हैं।
अब वक्त बताएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के सूरत हाल बदलेंगे या इसी तरीके के रहेंगे। आपको क्या लगता है? मैंने आपकी बात जो है वो हर जगह रखने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और मैं डेली बेसिस से लेकर हर एक वो आपके सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में रखते हैं वो मैं हर एक मंत्री से जो है वो पूछता हूं। हर एक सिटिंग मिनिस्टर के अगर बात जो रहे हैं पूर्व में या फिर जो विपक्ष में है उनसे मैं सवाल करता हूं कि अगर आप आएंगे तो आप किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर चलेंगे। लेकिन सहयोग आप लोगों का चाहिए, मेहनत मैं कर रहा हूं, सवाल आपके मैं लोगों से पूछ रहा हूं। वीडियो को शेयर करना आपका काम है, आप अपनी ड्यूटी करिएगा, मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। बाकी तो आप इसके लिए बन रहे बाहु एक्सप्रेस पर विद्या डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।